गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। फाइन। आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सबको क्लियर है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल नाउ, है ना। धीरे धीरे करके आपने व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी भी चार्ज के पास जाने से पोटेंशियल में क्या इफेक्ट आता है। अगर हम दो चार्जेस कंसिडर करें तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। दो चार्जेस के बाद फिर आपने रिंग के लिए अंडरस्टैंड किया, राइट, रिंग के लिए पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं। अभी क्या रह गया है बेसिकली कि एक शेल की पोटेंशियल एनर्जी और एक स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दो डेरिवेशंस रह गई हैं। इनको मैं आई विल ट्राई कि मैं वीकेंड जो आपकी क्लास होती है उसमें कवर अप करूंगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपने कैपेसिटर या कंडेंसर कोई एक नाम सुना होगा। कैपेसिटर या कंडेंसर कहाँ होता है ये घर में? आपके घर में जो फैन है, फैन के अंदर भी कंडेंसर होता है, एसी के अंदर भी कंडेंसर लगा होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है मोटर के अंदर भी कंडेंसर लगा होता है, यानी कैपेसिटर लगा होता है। क्या काम है इसका? कभी कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अगर वो कैपेसिटर खराब हो जाए, कैपेसिटर खराब हो जाए तो मोटर में क्या होने लगता है या पंखे में क्या होने लगता है? वो बहुत ज्यादा आवाज करने लगता है और उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। यानी अगर घर में फैन का कंडेंसर खराब हो जाए तो क्या होता है, आप उसकी स्पीड बढ़ा तो रहे हैं लेकिन कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है स्पीड में, बल्कि वो आवाज करने लगा। इलेक्ट्रिक मोटर है, आपने स्विच ऑन करी, वाटर पानी वाली जो मोटर होती है आपने स्विच ऑन करी, स्विच ऑन करने से वो मोटर प्रॉपर फंक्शन करने के बजाय घूम की आवाज करने लगी, यानी कि उसकी फंक्शनिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेड हो गई है। कारण क्या है? इन सभी अप्लायंसेस को फंक्शन करवाने के लिए अंदर एक एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट बनाए रखे थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा आप बोल रहे थे, करंट को सेम डायरेक्शन में बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। भाई ये कैपेसिटर होता क्या है? ये और समझना, कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए मैंने ये कैपेसिटर कंसिडर किया, कुछ इस शेप के होते हैं मोस्टली कैपेसिटर्स, और उस कैपेसिटर को मैंने चार्ज करके रखा हुआ है। तो जैसे ही उसके साथ में एक छोटा सा बल्ब अटैच करूंगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। ये है कैपेसिटर। और इधर कंसिडर करो बैटरी। बैटरी कैसी होती है? ऐसे करके कंसिडर कर सकते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यहाँ से फिर आपने बल्ब कंसिडर किया, एंड दिस इज बैटरी। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में सुना होगा, वो सेल मैंने कंसिडर कर दी। तो देखिए इन दोनों की फंक्शन में क्या डिफरेंस होगा। अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो ये बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर कैपेसिटर को आपने ऑलरेडी किसी बैटरी से चार्ज कर रखा है, अब देखना चार्जिंग वाली बात है, जब किसी चीज को चार्ज किया जाता है तो एक एंड पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव। आप अपने मोबाइल की बैटरी के बारे में देख सकते हैं। आप अगर गाने बहुत सुनते हैं तो उसमें रिचार्जेबल बैटरी की जरूरत पड़ती होगी, आपको रिचार्जेबल सेल्स की जरूरत पड़ती होगी। वहां पे भी आप देखोगे तो एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव होता है। तो अगर एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव है, जब चार्ज कर रहे होते हैं हम लोग, तो समझिए उसको, इसको चार्ज करने के बाद जो करंट है वो उतनी ही देर तक फ्लो करेगा जितनी देर तक इसकी चार्जिंग खत्म नहीं हो जाती। क्या बात क्लियर हुई? आपने इसे चार्ज किया है, अब ये तब तक बल्ब को ग्लो करवा सकता है जब तक इसकी चार्जिंग फिनिश नहीं हो जाती, वैनिश नहीं हो जाती, ये डिस्चार्ज नहीं हो जाती। लेकिन जैसे डिस्चार्ज हुआ, बल्ब बंद हो गया। अब आप इसे हटाएं, दोबारा से चार्ज करें, फिर से यहाँ पे रखें तो फिर से काम करने लगेगा। यानी कैपेसिटर क्या चीज है? वो रिचार्जेबल डिवाइस। आप जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज अप हो जाता है, और फिर उसको यूज करते हैं तो वो चार्जिंग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब ये जो है बैटरी, इसमें खास बात क्या है, बैटरी के साथ आपने बल्ब कनेक्ट किया तो जब तक इसकी केमिकल एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी, आप देखो जो सेल है वो दो तरह के आते हैं, एक नॉन रिचार्जेबल एक रिचार्जेबल। तो जो नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं उनकी लाइफ कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन वो आते भी सस्ते हैं, राइट। जो एक बार यूज होने वाले सेल्स हैं उनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि जो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं उनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो आप में से किसी ने हैंड रेस करना, किसी ने कभी रिचार्जेबल सेल्स यूज किए हैं? यस सर। हाँ, बैटरी तो सभी यूज करते हैं। देखो आपके मोबाइल में रिचार्जेबल बैटरी, आपकी बाइक में रिचार्जेबल बैटरी, आपकी कार में रिचार्जेबल बैटरी है, और सबसे बढ़ के जिसके बिना काम ही नहीं चलता,
आपके घर में जो इन्वर्टर है उसके साथ जो बैटरी लगी है वो भी रिचार्जेबल है, राइट? सो रिचार्जेबल बैटरी से तो घिरे पड़े हैं, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट स्मॉल सेल, रिचार्जेबल सेल। अगर आप उसे मार्केट से लेके आते हैं तो वो चार्ज नहीं है, उसे चार्ज करना पड़ता है। उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, बताना जरा, एक सेल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, विच फॉर्म, एनीवन? डीसी से। एनर्जी डीसी। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि डायरेक्ट करंट सेंड करता है वो, लेकिन एनर्जी का नाम क्या है? एनर्जी तो ऐसे होती है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, उसके अंदर स्टोर होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। हाँ जी, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? केमिकल। केमिकल। समझिए इस बात को, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करने से वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ये पूरा सीक्वेंस आपको समझ में आना चाहिए कि सेल के अंदर कौन सी एनर्जी, केमिकल, जब आपने उसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया, करंट फ्लो करने लगा, तो वो केमिकल कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक में, और जब तक करंट फ्लो करेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी। तो क्लियर हुआ? तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उनकी जैसे ही चार्जिंग खत्म हुई, फिर से आपने जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी में स्टोर कर दी, ये कहानी चलती है। तो मतलब अभी मैं आपको मेन क्या बता रहा हूँ, क्योंकि हम कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं, बैटरी का आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो दोनों का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर केमिकल एनर्जी खुद ही बनती है, वो केमिकल जो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती है, लेकिन इसको जब बनाया जाता है, मान लो जो फैक्ट्री कैपेसिटर बना रही है उसने कोई केमिकल एनर्जी नहीं स्टोर करके देनी, उसने तो सिंपली इसके अंदर दो कंडक्टर्स बना देने। ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं जिनको नॉर्मली इसकी प्लेट्स कहा जाता है। चाहे शेप ऐसे प्लेट वाली सीधे वाली हो, सर्कुलर हो, या ध्यान से सुनना सिलिंड्रिकल हो, सिलेंडर कैसे, एक के ऊपर एक बड़ा सिलेंडर ऐसे, या फिर स्फेरिकल हो, जैसे एक अंदर छोटा स्फीयर उसके ऊपर एक बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर उसके अंदर छोटा स्फीयर, बड़ा सिलेंडर उसके अंदर छोटा सिलेंडर, राइट? या एक प्लेट उसके सामने दूसरी प्लेट, प्लेट छोटी बड़ी भी हो सकती है। जैसे सिलेंडर में खुद सोच के देखो, बाहर वाले सिलेंडर का डाया ज्यादा होगा, अंदर वाले का कम होगा, तो एक प्लेट छोटी एक प्लेट बड़ी। स्फीयर कंसीडर करो, अंदर वाला स्फीयर छोटा होगा, बाहर वाला स्फीयर कंपैरेटिवली बड़ा होगा, तो एक प्लेट बड़ी एक प्लेट छोटी। ऐसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो सिंपल ऐसे वाली प्लेट होती है नॉर्मली ये इक्वल होती है, लेकिन इन्हें भी छोटी बड़ी बनाया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं उससे, ठीक है? तो क्या आपको मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ? इसके अंदर केमिकल एनर्जी रहती है जो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती है, इसके अंदर सिंपली दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, और एक मेजर चीज, उन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में होता है डाई इलेक्ट्रिक यानी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। अब भाई ऐसे क्या जरूरत है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने की? तो यार देखो ना, दो कंडक्टिंग प्लेट है, आपने उनको चार्ज किया, मतलब एक पॉजिटिव बन गई और एक नेगेटिव बन गई, बाई चांस उनका कनेक्शन बन गया, तो क्या होगा, कनेक्शन बन गया तो सारा चार्ज फटाफट से डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी एक हाई करंट फ्लो करेगा, उस हाई करंट की वजह से काफी सारी हीट जनरेट हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। सो फिर से एक बार समझना इस बात को कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक ना रखें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चार्ज जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन अगर आप उसके बीच में इंसुलेटर डाल के रख देते हैं तो चार्ज आसानी से डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बने रहे। अब मैं क्विकली आपको एक आखिरी बात फिर से बताता हूँ, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, राइट? ये भी रिचार्जेबल रहती है, और ऐसी भी होती है जो नॉन रिचार्जेबल है, लेकिन कैपेसिटर हमेशा चार्जेबल रहता है। इसे जब मार्केट से लेके आएंगे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे आपने 10th में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, मार्केट में गए, बोला भैया 10 ओम का रेजिस्टेंस देना, तो आपको रेजिस्टेंस दे देगा। ऐसे ही आप जाके बोलो भैया 10 माइक्रोफैरड का, मैं यूनिट्स वगैरह समझाऊंगा आपको, 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर देना, वो आपको दे देगा, लेकिन उस कैपेसिटर में बिल्कुल भी चार्ज, आप उसे जिस सर्किट में यूज करना चाहते हैं वहां लगाते हैं, वहां पे ही वो चार्ज होगा और अपनी फंक्शनिंग शो करेगा। और मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया इसके अंदर क्या रहता है, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स है, एक प्लेट पॉजिटिव बनती है और एक प्लेट नेगेटिव, उन्हें क्या बोलते हैं, प्लेट्स। लेकिन उनके शेप के बारे में क्या बताया, शेप फ्लैट प्लेट की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, या फिर सर्कुलर भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिलिंड्रिकल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्फेरिकल, राइट? जो भी आउटर प्लेट है, जैसे सिलिंड्रिकल है, आउटर प्लेट जो भी उसका साइज बड़ा होगा, अंदर वाली प्लेट का साइज छोटा होगा। स्फीयर के अंदर भी आउटर स्फीयर जो होगा वो बड़ा होगा, इनर स्फीयर छोटा होगा।
लेकिन जब मैं ऐसे वाली प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, ये प्लेट्स यूजुअली इक्वल साइज की बनाई, दीज आर ऑफ इक्वल साइज, फाइन। सो दिस वाज कैपेसिटर, और मैंने आपको बताया कहाँ पे यूज होता है, हमारे घर में फैन के अंदर भी यूज होता है, एसी के अंदर भी यूज होता है, जो मोटर लगी है मोटर के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। और इसका काम बेसिकली क्या है, थोड़ी देर के लिए ना करंट को सेम डायरेक्शन में बनाए रखना। ये सेम डायरेक्शन वाली क्या फंक्शनिंग है भाई, आपको पता है हमारे घर में कैसे सप्लाई आती है, एसी या डीसी? सब जानते हैं एसी सप्लाई आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। उस ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट ना फटाफट ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब मैं तो अपने फिंगर को मूव भी नहीं कर पाऊंगा, एक सेकंड में 50 बार, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, एक सेकंड में 50 वेव आ जाती है, यानी 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, एक सेकंड में 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई रिक्वेस्ट हाथ मूव करना, बट स्टिल आप समझ सकते हो कितनी तेज ये वेरिएशन होती है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप मोटर को या किसी भी चीज को फंक्शन करवाना चाहते हो ना, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए करंट सेम डायरेक्शन में चाहिए। वो सेम डायरेक्शन में करंट नहीं मिल पाता है अगर आप सिर्फ एसी पे डाल देते हैं, लेकिन साथ में अगर कैपेसिटर डाल देते हैं, तो कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा, तो सुनना ध्यान से, चार्ज हो गया, इसको सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है, ये चार्ज हो गया तो थोड़ी देर के लिए वही अपनी चार्जिंग पैरेलल में यूज करता है, करंट को बनाए रखता है, ठीक है। कुछ पूछ रहे थे आप? सर जैसे कैपेसिटर मतलब दो प्लेट्स होती है, तो हम उसमें बाहर अंदर कोई पॉजिटिव दे सकते हैं, जिससे प्लस देखो, जब एक कैपेसिटर आया आपके पास, तो उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। जो प्लेट आप करंट इनवर्ट करंट से अटैच कर दोगे वो पॉजिटिव बन जाएगी, जो आउटवर्ड करंट से अटैच कर दोगे वो नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर, अच्छा ये बताना, कैपेसिटर में पोलैरिटी आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है, एक प्लेट पॉजिटिव बन जाती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव, तो कैपेसिटर इज अ पोलर डिवाइस, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। अब लिखें जरा, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो लिखिए अपनी नोटबुक में, एक कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which consists of two closely placed conducting plates, two closely placed conducting plates separated by some dielectric, अब वो डाइइलेक्ट्रिक समझना ध्यान से, एयर क्या है, कंडक्टर है क्या एयर? नहीं, तो वो एयर भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है, या कोई प्रॉपर डाइइलेक्ट्रिक भी चूज करके वहां पे रखा जा सकता है, ठीक है। ये बेसिकली एक कैपेसिटर होता है। लिखिए इसमें नेक्स्ट लाइन में, इट इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, it is an energy storing device such that one plate becomes positively charged, while the other becomes negatively charged. One plate becomes positively charged while the other becomes negatively charged, making net charge on capacitor zero. Making net charge on capacitor zero. तो भाई क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक जितनी पॉजिटिव दूसरी उतनी नेगेटिव, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। फिर भी बोलते हैं कि कैपेसिटर के पास चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है, उस बात का मतलब क्या है? लिखिए जरा, लिखिए, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, charge on a capacitor refers to
refers to magnitude of charge on each plate. Magnitude of charge on each plate. ये चीज तब वैलिड है जब मैंने शुरू में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रखो। नहीं तो आपको याद है मैंने एक आपको गॉस लॉ की एप्लीकेशन करवाई थी कि अगर दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट के पास आपने ऑलरेडी क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है, तो बाहर रहता है Q1 प्लस Q2/2, अंदर होता है Q1 माइनस Q2/2, या उल्टा बोल रहे हैं? Q1 माइनस Q2/2। तो याद करो जिन्होंने गॉस थ्योरम करी थी, उसकी एप्लीकेशन करी थी, तो दो प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स को अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर कुछ चार्ज रहता है और कुछ चार्ज बाहर रहता है। रियलिटी एक्चुअली ये है कि अगर कंडक्टर की प्लेट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो जितना चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे फ्लो करके जाएगा, दैट वाज द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। सारा नहीं फ्लो करके जाएगा क्योंकि उनका इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा एक स्टेज में जाके। अगर मैंने शुरू में कोई चार्ज नहीं रखा, पूरी तरह से अनचार्ज है, तब अगर आप कनेक्ट करोगे तो सारा चार्ज चला जाएगा। लेकिन आपने ऑलरेडी दोनों प्लेट्स को कुछ चार्ज दे रखा था और फिर उसकी चार्जिंग करी, और तब आप अगर कनेक्ट करोगे तो सारा चार्ज फ्लो करके नहीं जाएगा। तो ये चीज ना स्टार मार्क करके रख लेना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डीपेस्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिखिए स्टार मार्क करके। बेसिकली चार्ज ऑन कैपेसिटर, basically charge on capacitor means the charge that would flow from one plate to the other, when they are connected by a wire, ये आपने कहीं सीबीएसई में लिख के नहीं दिखाना, ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जिसका सुपरफिशियल पार्ट ही नॉर्मली पढ़ाया जाता है। वो सुपरफिशियल पार्ट क्या है कि एक प्लेट जितनी पॉजिटिव है दूसरी उतनी ही नेगेटिव है। तो भाई अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मान लो एक प्लेट के पास पहले से Q1 चार्ज और दूसरी के पास पहले से Q2 चार्ज, तो अब ये बन गया कैपेसिटर। क्यों नहीं बना भाई, अगर दो प्लेट्स को पास रख दिया तो कैपेसिटर बन गया। अब इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज, इसके ऊपर वो चार्ज काउंट होता है जो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो आप याद करो वो टॉपिक किया था आप सभी ने, 1 2 3 4 है ना, 4 सरफेसेस डिफाइन किए थे। उन 4 सरफेसेस में यहाँ पर और यहाँ पर आप चार्ज निकालते हैं। ध्यान से सुना, कैपेसिटर का चार्ज वो है जो सरफेस 2 और सरफेस 3 पे पाया जाता है। यहाँ भी ध्यान देना, प्लस क्यू और माइनस क्यू अंदर की तरफ होते हैं, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अगर इन प्लेट्स पे कुछ चार्ज बाहर की तरफ पड़ा हुआ है, दैट इज नॉट द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, लिखिए, ये ज्वाइन मत करना यहाँ से, यहाँ पे लिखो प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज या चार्जेस लिखो, चार्जेस आर बाउंड ऑन इनर सर्फेसेस, चार्जेस आर बाउंड ऑन इनर सर्फेसेस, कॉमा डाल के लिख दीजिए, दिस कैपेसिटर हैज चार्ज Q, this capacitor has charge Q। समझ भी सकते हो, अगर प्लेट को ज्वाइन करूंगा तो Q चार्ज फ्लो करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास डेफिशिएंसी है, ये एक्सेस वाले भाग के जाएंगे और सब खत्म कर देंगे। लेकिन अब ये वाली सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, इस प्लेट के पास ऑलरेडी Q1 चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी Q2 चार्ज है, तो भाई जैसे ही पास लाओगे तो कौन सा फिनोमेना होगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन। और बच्चों उस इंडक्शन की वजह से चारों सरफेसेस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। परीक्षित बता सकता है भाई ये 2 और 3 पे कितना चार्ज आता है? सर सेम, मतलब सेम आता है और बाहर वाले पे प्लस हो जाता है, बाहर वाले पे प्लस होएगा, नहीं माइनस,
अभी एक चीज कंफर्म कर लो, ऐसे बार बार नहीं। मैं पूछता हूँ खुद से, चलो कोई बात नहीं। किससे पूछा जा सकता है? अमन, आप बता सकते हो? अमन हुसैन या अर्नब, कि इस केस में 2 और 3 जो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज? जपन आप बता सको, कनिष्का, खुशी, परनीत बोलो, पुष्पांजलि, रिया, क्या बात यार, नहीं बताओगे क्या? देखो ये याद रहना चाहिए, यहाँ अंदर आया था Q1 माइनस Q2/2 और बाहर आया था Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं कर रखा डोंट वरी, जो नई नई ज्वाइनिंग है वो ये चीज मार्क कर लेना, और मैं आपके साथ वो जो लेक्चर्स है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपसे शेयर करूंगा। आप गो थ्रू हो जाना, जो डाउट्स होंगे वो पूछ लेना, बता दूंगा। लेकिन जो एटलीस्ट मेरे पास पड़े हैं वो तो भाई रिस्पॉन्ड करो ना, वो तो याद रखो। अगर इस प्लेट को Q1 चार्ज दिया, इसको Q2 दिया, तो अंदर की तरफ लाई करेगा Q1 माइनस Q2/2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और बाहर Q1 प्लस Q2/2। तो मैं आपको अब ये बता रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन में कैपेसिटर का चार्ज कौन सा काउंट होगा? Q1 माइनस Q2/2। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। सो काइंडली राइट डाउन। ये सिचुएशन है, इसके बारे में लिखवा देता हूँ। If two conducting plates having charges Q1 and Q2 are brought closer, having charges Q1, is small Q1 or Q2, are brought closer, there's a charge on inner surfaces, then the charge on inner surfaces has a magnitude Q1 minus Q2/2. As a magnitude Q1 minus Q2/2. And this is the charge on capacitor. This is the charge on capacitor. ठीक है, आया सबको समझ में? किसी को भी ये पॉइंट क्लियर ना हो तो हैंड रेज कर सकता है, एक्सेप्ट कि जो नए बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको अगर ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी के लिए डायरेक्टली क्रैप कर लो कि अंदर इतना चार्ज आता है। जो मेरे पास बच्चे हैं उनको मैंने प्रूव करवा रखा है, आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ज अंदर की तरफ आता है। अब समझना ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करवा दूं तो इतना ही चार्ज फ्लो करके जाएगा बस एक कैपेसिटर, एक प्लेट से दूसरी प्लेट। तो याद रखना, कनेक्ट कर देने पर जितना चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में फ्लो करके जाए, यानी खत्म कर दे पॉजिटिव नेगेटिव को, उसे कहते हैं चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि भाई कैपेसिटर क्या है। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं। कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, देखना ध्यान से। एक प्लेट दूसरी प्लेट, बस हो गया। नॉर्मली ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, बट बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं, एक वाली प्लेट को अर्थ करके दिखा, वन ऑफ द प्लेट इज शोन टू बी अर्थ। ये कैपेसिटर का सिंबल बनता है। प्लीज लिखिए सिंबल ऑफ कैपेसिटर, symbol of capacitor. So this or this or this ऐसे शो कर देते हैं। अब इसमें जरूरी है यहाँ कनेक्शन भी। ठीक है, और अगर वेरिएबल कैपेसिटर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? आपको ध्यान है 10th में आप रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करते हैं, जो भी चीज वेरिएबल होती है उसमें एक एरो लगा देते हैं। सो लिखते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, ऐसे शो किया जाता है। दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सिंबल आपको क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि जनरली ये दो प्लेट्स की बात क्यों कर रहे हैं यार? अगर कैपेसिटेंस है, क्या मैं उसे बोल सकता हूँ इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज? लिखो जरा, लिखो शाबाश, लिखो शाबाश। कैपेसिटेंस
of a capacitor, capacitance of a capacitor may be defined as its ability to store charge. क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जितना चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा आएगी। तो जितना दोनों प्लेट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टोर हो पाएगा उतनी ही इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो भाई इसको कैपेसिटी तो बोल सकते हैं। सो इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, सो इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। और स्टोरिंग चार्ज का मतलब अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक प्लेट पे पॉजिटिव दूसरी पे नेगेटिव। ठीक है, तो कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ तो वर्ड कैपेसिटेंस लिखा था, यहाँ पे कैपेसिटी लिखा था। भाई एक ही बात, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इज कैपेसिटी। अब ये बताओ, क्या एक सिंगल कंडक्टर चार्ज नहीं स्टोर कर सकता? कर सकता ऑब्वियसली। हर सिंगल कंडक्टर को चार्ज दोगे उसको रुका रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर हमने ये कैपेसिटर बनाने के लिए दो प्लेट ही क्यों यूज करी, सिंगल प्लेट क्यों नहीं बोल रहे? उसका फंडा यहां से समझना, देखना ध्यान से। अगर आपने एक प्लेट कंसीडर करी, ये ऐसे करके बना देता हूं, एक प्लेट कंसीडर करी, इस प्लेट को आपने चार्ज प्रोवाइड कर दिया। तो जब तक आपने सिंगल प्लेट को चार्ज प्रोवाइड किया होगा, कंडक्टर है, ध्यान रखिए, तो कुछ चार्ज बाहर की तरफ होगा, कुछ चार्ज अंदर की तरफ होगा। यस, वैसे अब क्या करते हैं, इसके पास एक दूसरी प्लेट लेके आते हैं, एक दूसरी प्लेट लेके आते हैं। तो ये इस प्लेट पे क्या करेगा, इंडक्शन। इंडक्शन से क्या होगा, इसमें अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, और बाहर वाले को कर दो अर्थ, सपोज करो अर्थिंग कर दो, तो क्या होगा, यहाँ पे तो चार्ज बचेगा ही नहीं। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, भाई इस प्लेट के पास है नेगेटिव चार्ज और इसके पास है पॉजिटिव, तो ये बाउंड करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये इसके सारे चार्ज को अंदर खींच लेंगे, यानी कि जो चार्ज प्लेट पे बाहर की तरफ है, भाई घर में जो चीज घर के अंदर है वही तो घर की है ना, जो दीवार के बाहर है उसको तो कोई भी उठा के ले जाए। तो जो चीज घर के अंदर है वो अपनी है। तो जब ये चार्ज दोनों प्लेट्स के अंदर के रीजन की तरफ लाई करता है तो दिस इज कॉल्ड चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। तो अब एक छोटी सी बात समझ, जैसे ही ये अर्थ प्लेट इस कंडक्टर के पास आती है तो ये धीरे धीरे अंदर की तरफ चार्ज को बढ़ाती जाएगी, राइट? जितना चार्ज बाहर पड़ा होगा उसके लीक आउट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। जब चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा, और ध्यान से सुनना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या मीडियम रखना है वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। भाई एयर है, जैसे एयर हम मानते हैं बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग, लेकिन अगर आप बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दो तो क्या करेगी, एयर मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स खींच के ले जाएगी। जैसे ही वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स खींच के बाहर निकालेगी तो इसी को तो कंडक्शन कहते हैं। तो एयर कैसी हो जाएगी, कंडक्टिंग हो जाएगी। इसे ना ब्रेक डाउन कहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि एयर कंडक्टिंग हो जाए, तो यार कहीं से भी स्विच के पास से जाओगे फटाफट करंट लगेगा, तो हम कभी नहीं चाहते कि एयर कंडक्टिंग बने। लेकिन अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो उसको कंडक्टिंग बना देगी। इसीलिए ध्यान से सुनना, जब ये सारा चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो मीडियम है उसका ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप वहां पर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखोगे जिसका ब्रेकडाउन आसानी से नहीं होगा। आगे बात समझे, जैसे पेपर है, पेपर कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर होता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। एक्चुअली कैपेसिटर्स को जो नाम दिए जाते हैं मोस्टली वो अंदर यूज होने वाले इलेक्ट्रोलाइट के डाइलेक्ट्रिक के बेस पर किए जाते हैं। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक पेपर यूज किया है तो पेपर कैपेसिटर, माइका शीट यूज करी है तो माइका कैपेसिटर, सिरेमिक्स यूज किए हैं तो सिरेमिक कैपेसिटर, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो जो मैं प्लास्टिक जो है ना वो हीट के साथ बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है, प्लास्टिक को कभी यूज नहीं करें, खराब कर देगा। तो जो आपके फैन के अंदर, मोटर के अंदर कैपेसिटर्स यूज होते हैं नॉर्मली वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, उनकी कैपेसिटेंस हाई होती है। होप इट्स क्लियर? तो अब इसे ध्यान से देखना, मैं नाम लिखवा दूंगा आपको, डोंट वरी, बट एयर विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। नहीं कनिष्का, अगर मैंने पूरी तरह से भर दिया तो एयर खत्म, एयर कहाँ बचेगी? सर हाँ जी, अगर सर लेफ्ट साइड में अर्थ कर दिया तो क्या होगा?
बेटा दोनों तरफ अर्थिंग करने से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा ना हमें। एक तरफ अर्थिंग करने से क्या होता है, ये वाला फेस पूरी तरह से फ्री हो गया आपका, ठीक है, ये वाला फेस पूरी तरह से फ्री हो गया और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्लेट को आप अर्थ कर देते हो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। तो ये 0 इसका कुछ पोटेंशियल, जिससे कि इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट। लेकिन अगर आपने दोनों प्लेट्स को ही अर्थ कर दिया तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो जाएगा, वो किसी भी अप्लायंस को रन ही नहीं कर सकते फिर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको। सो अब समझना फिर वन लास्ट टाइम, अगर हम एक अर्थ कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के पास लाते हैं तो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ जाती है, यही कैपेसिटर की का बेसिकली प्रिंसिपल है, ठीक है। लिखे जरा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखें, when an earthed conductor is brought closer to the other conductor, comma, its ability, सर रिपीट करना एक बार। लिखिए कोई बात नहीं, when an earthed conductor is brought closer to another conductor, comma, its ability to store charge increases enormously, मतलब उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीजेस एनॉर्मसली। एनॉर्मसली समझते हैं, समझिए, एनॉर्मसली यानी बहुत ज्यादा, या किसी को सिंपल वर्ड लिखना है, इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट, ऐसे लिखना, इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट और इंक्रीजेस एनॉर्मसली, ठीक है। रीजन मैंने आपको समझाया, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है जिसकी वजह से आसानी से चार्ज लीक नहीं करता। यहां आप लिख दीजिए साथ में, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक decreases the chances of charge leakage. Presence of dielectric decreases the chances of charge leakage. मतलब हम ऐसा मटेरियल ऑप्ट करेंगे जो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझाया कि दो प्लेट्स का क्या काम। अगर मैं सिंगल कंडक्टर लूंगा तो उसकी कैपेसिटी कम रह जाएगी, अगर आप उसके पास दूसरा कंडक्टर रखेंगे तो कैपेसिटी होगी हाई। तो इतनी सी कहानी है, तो स्टार मार्क करके लिख दीजिए, every single conductor is a capacitor with the other plate at infinity, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना साथ साथ, as the separation is decreased, capacitance keeps on increasing। एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक है आपके लिए कि कैपेसिटर क्या है ना, और कैपेसिटेंस क्या है। बिल्कुल बेसिक में ये समझाया गया कि जब दो कंडक्टर्स पास में होते हैं तो उनके बीच के रीजन में ही एनर्जी रहती है, बाहर नहीं होगी। क्यों? जितना पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर है उतना ही नेगेटिव दूसरे के ऊपर है, उनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहती है, उन्हीं के बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी रहती है, तो एनर्जी उन्होंने स्टोर कर दी। नेट चार्ज कितना? 0। यहां से एक बात समझना, अगर एक गॉसियन सरफेस के अंदर कैपेसिटर को रख दिया जाए तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा? 0।
राइट? क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज 0 है, बट फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस बात में मैंने ये बिल्कुल माना है कि शुरू में दोनों प्लेट्स को आपने कोई चार्ज नहीं दे रखा था, जब आपने कुछ कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बैटरी से, तब जो आया है प्लस क्यू और माइनस क्यू, वो उनका चार्ज है। नहीं तो वो जो मैं कह रहा था कि डीप कॉन्सेप्ट है, नहीं तो फिर वहां जाना पड़ेगा कि एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को शॉर्ट कर देने पर, यानी एक वायर से कनेक्ट कर देने पर जितना चार्ज फ्लो करके जाएगा, दैट वाज द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। बेटे आप खुद बताओ ना, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, फिर आप मुझे कह रहे हो सर दोबारा पूरा शुरू से समझाओ। मैंने आपको एक बात समझाई कि दो प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स पे शुरू में कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, ठीक है? आपने उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी ने एक प्लेट को जितना पॉजिटिव किया उतना दूसरी प्लेट को नेगेटिव कर दिया। क्या कैपेसिटर चार्ज हुआ? यस। अब मैं ये कैसे कहूंगा कि कैपेसिटर का चार्ज 0 है? नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन डिफाइन करने के लिए क्या बोल दिया? चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब है either you consider the charge on the positive plate or you consider magnitude of charge on the negative plate, ये मतलब है। तो कभी ऐसा ना हो कि गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आए कि भाई एक फुटबॉल के अंदर कैपेसिटर रखा है, तो बताओ कितना फ्लक्स होगा, आपको कि सर हम उसका चार्ज क्यों मानेंगे, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज़ नेट चार्ज इज डेफिनेटली 0। बट अगर कोई बोले कि एक कैपेसिटर इज चार्ज टू 10 माइक्रोकूलम, तो आपको कि 10 माइक्रोकूलम कैसे हो गया, तो उसका मतलब समझना है, एक प्लेट पे पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम, ठीक है? सो वो आया कहां से, बताया आपको कि बैटरी कनेक्ट करने से आता है। अब लिखिए, शाबाश लिखिए, मैंने ये लिखवा दिया कि सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम होती है, बढ़ानी है तो दूसरे कंडक्टर को पास लाना पड़ता है। लिख दीजिए, डिफरेंट shapes of capacitors, different shapes of capacitors are usually number 1 parallel plate capacitor, parallel plate capacitor। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं इक्वल साइज। मैंने आपको बताया अगर साइजेस अनइक्वल भी होंगे तो भी उनके ऊपर क्या चीज सेम होगी, चार्ज। जितना एक के पास पॉजिटिव उतना दूसरे के पास नेगेटिव। इसके एंड में लिखवा दूंगा आपको, चलो यही कर लो। इसमें यूजुअली क्या होता है, प्लेट्स सेम साइज की, these are two plates of same size, these are two plates of same size such that एक में यहाँ अंदर प्लस क्यू चार्ज है, एक में यहाँ अंदर माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस, ठीक है? अगर मैंने दोनों प्लेट्स का एरिया सेम कंसीडर किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। लेकिन बच्चों अगर मैं इसे ऐसे बना दूं कि एक प्लेट कंपैरेटिवली बड़ी है और दूसरी प्लेट छोटी है, तो भी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा प्लस क्यू, उतना ही नेगेटिव इसके ऊपर भी होगा। लेकिन आप देख सकते हैं राइट वाली प्लेट का एरिया कम है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया जितना कम होगा सिग्मा उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल, जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव होगी, इसमें क्या बात है, राइट? वो तो चार्ज की नेचर डिसाइड कर देगी। तो प्लीज टेक केयर, यहाँ पे सिग्मा की मैग्नीट्यूड इक्वल है, देख सकते हैं सिग्मा 1 हैज सेम मैग्नीट्यूड एज सिग्मा 2, एक जितनी पॉजिटिव है दूसरी उतनी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि ये प्लेट बड़ी है तो इसकी सिग्मा छोटी होगी, इट इज लेस देन सिग्मा 2। प्लेट छोटी है तो एरिया कम है, लेकिन चार्ज सेम है, तो चार्ज अपॉन एरिया को सिग्मा कहते हैं, तो उसकी सिग्मा कंपैरेटिवली ज्यादा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बेसिकली ये वाला पढ़ना है, ये तो आपको पढ़ना ही नहीं, एज ए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, ठीक है बच्चों? अब सेकेंड, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें जो दो प्लेट्स हैं वो सिलेंडर्स होती है, ये सपोज आउटर सिलेंडर है और ऐसे ही इसके अंदर
एक और सिलेंडर आ जाएगा, वो दूसरी प्लेट में ऐसे। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर ऐसे एक प्लेट और दूसरी प्लेट, और थर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे, अंदर भी एक स्फीयर और बाहर भी एक स्फीयर। तो बेसिकली ये शेल होता है बाहर वाला, ये सॉलिड स्फीयर होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मली शो करने के लिए क्या करते हैं, आउटर को अर्थ शो करते हैं, नॉर्मली ऐसा करते हैं। बट यहाँ मैं आपको शेप्स के बारे में बता रहा हूँ। दो पैरेलल प्लेट्स हो गई, प्लेट तो ये भी है लेकिन इनकी शेप कैसी है, सिलिंड्रिकल। ये कैसी है, स्फेरिकल। तो सीबीएसई पार्ट से तो इनको पूरी तरह से हटा दिया गया। सीबीएसई में सिर्फ ये पढ़ना होता है। कॉम्पिटिशन में हम इनका रिजल्ट भी याद करेंगे, ठीक है, डिराइव भी करेंगे और याद करेंगे। अब बात आती है इनके जो नेमिंग की जाती है वो किस बेसिस पे की जाती है, लिखिए जरा। Capacitors are usually named on the basis of dielectric used. Dielectric कहाँ यूज होता है, between the plates. Dielectric used between plates में। तो उसमें नॉर्मली क्या है, नेम्स क्या होते हैं, पेपर कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। तो दिस इज नेवर एंडिंग लिस्ट की भाई, जो जिस तरह का डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे उस तरह से नाम आ जाएगा। बट आप मार्केट में जाओगे तो मोस्टली आप कौन सा यूज कर रहे हो, तो जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जैसे आपके टीवी के अंदर का सर्किट है, वहां पे यूजुअली सिरेमिक यूज होते हैं। और जो फैन के अंदर यूज होना है, मोटर में यूज होना है, वो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, इनके यूजेस नॉर्मली कोई पूछता नहीं है, बट ठीक है, इतना मैंने बता दिया, आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि हमारे आसपास कहाँ कहाँ यूज, ठीक है। अब एक चीज स्टार मार्क करके लिख दीजिए, स्टार मार्क करके लिखे, एक कैपेसिटर basically stores energy in electric form. Basically stores energy in electric form and is a polar device. ठीक है, दो वायर इसमें कनेक्ट होगी तो एक वायर पॉजिटिव एंड एक वायर नेगेटिव। इट इज ए पोलर डिवाइस, ठीक है। बहुत बेसिक के लिए इतना काफी हो गया भाई। अब बात आती है, हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है, तो बात करते हैं, जब कैपेसिटर बनाया जाता है, ध्यान से सुनना, जब कैपेसिटर बनाया जाता है तो क्या ये सोच के बनाया जाएगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होना है, या ये सोच के बनाया जाएगा कि जो इसको लेके जाएगा वो इसके क्रॉस कितनी बैटरी लगाएगा। मतलब क्या वोल्टेज और चार्ज कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, या सोचो जिसने कैपेसिटर बनाना था छोटी प्लेट लगा दी, हल्का डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो कैपेसिटी हो गई कम, बड़ी प्लेट्स बना दी, अच्छा डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो कैपेसिटी हो गई ज्यादा। अब छोटी बैटरी लगाओगे तो भाई कम चार्ज आएगा, बड़ी बैटरी लगाओगे तो चार्ज ज्यादा आएगा। मतलब जैसे आप रेजिस्टेंस की बात करते हो, सबको पता है V = IR होता है, और फिर R = V/I। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली तो V/I से करोगे, लेकिन यू वुड नेवर कंसीडर दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ईदर ऑन V और ऑन I। रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो ये है, ये रेजिस्टेंस है, तो जब मैं मार्केट से खरीद के लाया तभी तो इसकी वैल्यू फिक्स थी। जब मैंने इसमें से करंट फ्लो करवाया तब थोड़ी ना रेजिस्टेंस फिक्स हो रहा है। कितनी बैटरी लगाई, कितना करंट फ्लो हुआ, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज जिसने इसे बनाया था उसने किस वैल्यू का बनाया। यानी कि जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं करती, वैसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू Q और V पे डिपेंड नहीं करेगी। वो भी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि मान लो आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने लगे, स्कूल से प्रोजेक्ट मिल जाए आपको,
कि अब बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, लेकिन वो वर्किंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो आप मार्केट से क्या करेंगे, दो तरह के लोग होंगे, एक तो ये ढूंढने में लग जाएंगे कौन प्रोजेक्ट बनाता है, ले भाई 5,000 रुपए और बना के। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि कोई ऐसा बंदा ढूंढ ले जो थोड़ी हेल्प कर दे, पता चल जाए कैसे बनता है। तो जो सर्किट बनाएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स पिक करने पड़ेंगे मार्केट से। कोई रेजिस्टेंस ढूंढ के लाएगा, कैपेसिटर ढूंढ के लाएगा, राइट। तो वो जो आप मार्केट से ढूंढ के लेके आओगे उसकी वैल्यू ही तो बोलोगे ना, मुझे इस वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए। ये तो आप डिसाइड करोगे कि उस कैपेसिटर को कितनी वोल्टेज दोगे, उसके हिसाब से उसके ऊपर कितना चार्ज है। दिस इज व्हाट आई वांटेड। एक आखिरी बात इसमें यही है भाई कि मान लो बड़े होके आप या भी कोई आपके आसपास बंदा इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फैक्ट्री लगा ले कि मैं तो फैक्ट्री बनाऊंगा इनको और बेचूंगा। तो वो जब रेजिस्टेंस बनाएगा तो वो वोल्टेज के बारे में नहीं सोचेगा, करंट के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसे ही जब वो कैपेसिटर बनाएगा तो वो इस बात के बारे में नहीं सोचेगा कि कितना चार्ज स्टोर होगा। हाँ, एक अपर लिमिट जरूर दिमाग में रहेगी कि इससे ज्यादा स्टोर करोगे तो लीकेज आ जाएगी, बट जीरो से लेके उस वैल्यू तक तो बहुत सारी वैल्यूज वेरी करती है ना। ठीक है, अब चलिए लिखिए अपनी कॉपी में। ठीक है, charge stored on the plates of capacitor, charge stored on the plates of capacitor is directly proportional to the potential difference applied. Directly proportional to the potential difference applied. तो Q is directly proportional to V। हमेशा ध्यान रखना V को आप वोल्टेज नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच। So Q is proportional to V, Q is equal to C। लिख दें, Q is equal to CV। अब लिख दें, here the constant of proportionality, here the constant of proportionality C is known as capacitance. Constant of proportionality C is known as capacitance. तो लिखते हैं C is equal to Q by V। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं C is Q by V, अगर न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना हो तो बिल्कुल Q की वैल्यू को V से डिवाइड करो, आपको C की वैल्यू मिलेगी, बट C इन दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। लिखिए जरा, कैपेसिटेंस is independent of both charge as well as potential difference, independent of both, that is charge as well as potential difference। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन लिखिए। अब यहां से डेफिनेशन देखो जरा, क्या मैं बोल सकता हूँ C की वैल्यू वही है जो Q है अगर मैं V को 1 कर दूं, यानी अगर एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए तो जो भी उसने चार्ज स्टोर किया वही क्या चीज है, कैपेसिटेंस। सो प्लीज राइट डाउन, कैपेसिटेंस may be defined as the charge stored by a capacitor when a potential difference of 1 volt is applied between its plates। ठीक है, चार्ज स्टोर्ड by a capacitor when potential difference of 1 volt is applied between its plates। तो V1 हो गया तो C is equal to Q। अब कोई जानता है C की यूनिट क्या होती है? It's called कूलम। हाँ, यहाँ से देखोगे तो आपने बिल्कुल सही बोला, कूलम पर वोल्ट बोल देंगे, लेकिन इसे बोलते हैं फैरेड। FA मतलब ऐसे F लिखते हैं या फिर FARAD, फैरेड लिख दें। SI unit of capacitance is
फैरेड, F कैपिटल F लिखोगे या फिर फैरेड, ठीक है। बस यहाँ पे समझना है आपको F क्या रिप्रेजेंट करता है, फैरेड। वो तो देखो ना, जब यूज करोगे किसी भी चीज को तो पता लगेगा। कैपेसिटेंस की बात करोगे फैरेड, अगर चार्ज बाय द फैरेड तो वो ऐसा ही नहीं होगा ना, इसको फैराडे से आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा लिखिए प्लीज, कैपेसिटेंस may be defined as 1 farad. Capacitance may be defined as 1 farad for a capacitor. Capacitance may be defined as 1 farad for a capacitor, which stores a charge of 1 coulomb, which stores a charge of 1 coulomb on the application of potential difference of 1 volt. हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल नहीं बोलना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज क्लियर हुई। कैपेसिटर मार्केट से बन के आएगा, ना क्यू पे डिपेंडेंस है ना बी पे डिपेंडेंस है। कैसे बना है, क्या डाइलेक्ट्रिक यूज किया, कितने साइज की प्लेट यूज करी, तो फिर भी Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे, जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे, उतना चार्ज ज्यादा आ जाएगा भाई। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो कैपेसिटेंस इज चार्ज स्टोर्ड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। फिर उसकी यूनिट बता दी 1 फैराड। अब 1 फैराड को डिफाइन करना था। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड इफ a charge of 1 coulomb is stored on the application of a potential difference of 1 volt. अब फटाफट से मुझे Q वर्सेस V का ग्राफ बना के दिखा दो। Q वर्सेस V बनाइए, शाबाश। इक्वेशन आपके सामने है पूरी, थोड़ा सा कुछ और बोलो स्ट्रेट लाइन के साथ। Q is equal to CV must be a straight line. Yes sir. Passing through origin। जब तक ये नहीं बोलोगे तब तक तो अधूरा ही है ना भाई। भाई स्ट्रेट लाइन तो यहाँ से बन सकती है, यहाँ से बन सकती है। Y is equal to mx plus c is a straight line, but if c is 0, then it is passing through origin. So be very clear. Q is equal to CV. Q and V is a straight line passing through origin. Hope it's clear. अब कोई मुझे बताए इस ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा। देखो जरा, स्लोप से वो चीज मिलती है जो दोनों के डिवीजन से मिलती है, इसको भूलो मत। एरिया से वो मिलता है जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, और स्लोप से वो मिलता है जो दोनों के डिवीजन से मिलता है। जैसे xt ग्राफ का स्लोप डेल्टा x बाय डेल्टा t यानी वेलोसिटी, vt ग्राफ का स्लोप डेल्टा v बाय डेल्टा t यानी एक्सेलरेशन। वैसे यहाँ पे देखो q बाय v क्या होता है, कैपेसिटेंस। सो द स्लोप प्रोवाइड्स कैपेसिटेंस। प्लीज लिख दीजिए, स्लोप provides capacitance. Slope provides capacitance. एक ही बात है। अगर थीटा गिवन हो तो आप tan थीटा यूज कर सकते हैं। tan थीटा ही स्लोप है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटेंस। दैट्स ओके। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, बताना जरा। V वर्सेस Q, A एंड B, आपको बताना है A की कैपेसिटेंस ज्यादा है या B की ज्यादा है। फिल इन द ब्लैंक। देखिए ध्यान से, ये ग्राफ है आपके सामने। काइंडली रेज हैंड। V एंड Q, A एंड B। ऑब्वियसली QV ग्राफ जो होता है, तुषार कह रहा है A, ईशी कह रही है B, आप क्या कहते हैं, A। ओके सर ए है। सर ए है। बोल रहे हैं, आदित्य भी ये बोल रहा है। ओके शाबाश। रिया भी ये बोल रही है। इसी दोबारा ध्यान से देख, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, Q वर्सेस V की बजाय इसे V वर्सेस Q बना दिया। जैसे ही V वर्सेस Q बनाया तो अब इनवर्स ऑफ स्लोप से कैपेसिटेंस मिलेगी। दैट मेक्स द डिफरेंस। सो प्लीज बनाए अपनी नोटबुक में, अपनी नोटबुक में बनाए ये वाला और लिखें। यस सर, मैंने देख लिया था। ओके, C और CV
अब मेंशन कर दें here capacitance is equal to 1 upon slope. बस किसी बात समझ नहीं. Here capacitance is 1 upon slope. So CA is greater than CB. तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कहां पे क्या लिखना है. ठीक है बच्चों. अब कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का प्रिंसिपल, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है. अब एक काम करते हैं, ये पता चल गया कि C निकालना तो क्या करना होता है, Q by V. तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं ऐसा जिसमें कैपेसिटेंस निकाले जाए. लिखिए जरा. लेट अस कैलकुलेट capacitance of a spherical conductor. सिंगल कंडक्टर था ना. कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. तो ऐसे करके कंडक्टर शो कर देते हैं whose radius is r. तो यहाँ मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ कि अगर कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो Q by V करना पड़ता है. तो आप क्या करें, इसके ऊपर Q चार्ज लेट करें. आप Q चार्ज लेट करें और V निकालें, फिर Q by V कर दें, उससे C मिल जाएगा. मेरे साथ साथ करते जाएं. लिखिए प्लीज. लेट अस कंसीडर a conductor of radius r, such that charge Q is distributed on its surface. Charge Q is distributed on its surface. अब कंडक्टर है तो चार्ज Q दोगे तो अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. ठीक है. अब कोई मुझे बताए इसके सरफेस पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है. लिखिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस. AQ by AQ by R. R. KQ by R. बिल्कुल. So Q upon 4 pi epsilon naught R. सही बोला सबने, शाबाश. ठीक है ना. For surface and outside points, it behaves as if all of the charge lies at the center. तो उसके अकॉर्डिंगली KQ by R बन जाता है, यानी Q upon 4 pi epsilon naught R. लिखा. अब देखो यहां से सीखना शुरू करो. भाई कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कोई चार्ज पे थोड़ा डिपेंड कर रही थी, लेकिन फिर भी सॉल्व करने के लिए क्या किया, चार्ज अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया. चार्ज प्रोवाइड किया तो उससे V डिफाइन कर लिया. V बन गया ये. अब C चाहिए. C क्या होता है, Q by V. तो यहां से सॉल्व कर देंगे. लिखिए जरा. बाय डेफिनेशन C is equal to Q by V. By definition C is equal to Q by V. तो आप एक काम कर सकते हैं, जहां पे आपने ये लिखा है ना, वहां पे आप ऐसे करके लिख दो कि Q by V कितना आ रहा है. देखना जरा. Q by V. V और 4 pi epsilon r की पोजीशंस इंटरचेंज हो गई. 4 pi epsilon naught r. ठीक है. सो ये आ गया. तो Q by V ही चाहिए था. दिस इज 4 pi epsilon naught r. लो हो गई डेरिवेशन. तो अब इस डेरिवेशन में अल्टीमेटली देखो ना, डिपेंडेंस किसके ऊपर है, दो चीजों के ऊपर है. नंबर एक रेडियस यानी साइज क्या बना, दूसरा एप्सिलॉन नॉट क्या है, बाहर एयर है. अगर बाहर एयर की बजाय मैं कुछ और चीज डाल देता, मटेरियल डालता, तो ये एप्सिलॉन आर भी आ जाता साथ में. अब आपको पता है इसकी दूसरी प्लेट क्या है, इंफिनिटी. राइट. सेकंड प्लेट इज एट इंफिनिटी. और जो चीज इंफिनिटी पे होती है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0. इसीलिए मैंने इसके पोटेंशियल को ही पोटेंशियल डिफरेंस माना. ठीक है, क्लियर. तो सिंगल कंडक्टर के केस में Q चार्ज कंसीडर किया, पोटेंशियल निकाला, और बाय डेफिनेशन C is equal to Q by V याद कर दिया, 4 pi epsilon naught R. अच्छा, हमारी अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ की शेप स्फेरिकल है. वैसे अर्थ की शेप थोड़ी सी ओवल है, पर फिर भी चलो हम इसे स्फेरिकल मान ही लेते हैं अगर कृष्ण ने बोल दिया है तो. अगर अर्थ स्फेरिकल है तो बताओ उसकी रेडियस क्या है, मीन रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर. ठीक है, 6.4 10 और 6 किलोमीटर. अब जरा फाइंड आउट करते हैं कि अर्थ भी तो कंडक्टर है ना,
तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी है? लिखिए जरा, लेट अस कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। लेट अस कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो लिख लीजिए, अर्थ may be considered as a spherical conductor of mean radius, क्योंकि हर तरफ रेडियस बराबर नहीं है ना, इसलिए मीन वर्ड यूज कर दिया। spherical conductor of mean radius 6400 kilometer, that means 6.4 10 power 6 meter। ठीक है, इतना आ गया। तो अब लिख दीजिए, hence capacitance C 4 pi epsilon naught R becomes equal to, अब R कितना है 6.4 10 power 6, 4 pi epsilon naught के लिए 9 into 10 power 9। मुझे आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करके बताएं व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू। आई वांट 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स ऑफ ये आता है 711 माइक्रोफैरड, 711 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब हो गया, आप बोल रहे थे 7.11 into 10 power 4, हाँ बस ठीक, माइनस 711 माइक्रोफैरड। तो जिनका आंसर है 0.711 की फॉर्म में, वो 10 का -3 आ रहा है। जिसने 7.1 करके बताया उसका 10 का -4 आ रहा है। दैट्स इट। सो दिस इज द आंसर। अर्थ की कैपेसिटी कितनी बनी? इतनी बड़ी अर्थ और कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरड, 1 फैरड भी नहीं है। सोचो, इसका मतलब 1 फैरड कितनी बड़ी यूनिट होती होगी कैपेसिटी। तो एक काम करते हैं यार, ऐसा सोचते हैं, ऐसा फाइंड करके देखते हैं, अगर एक स्फीयर की कैपेसिटी 1 फैरड हो तो उसका साइज क्या होगा। लिखिए जरा, लिखिए, लेट अस कैलकुलेट रेडियस ऑफ ए spherical conductor। Let us calculate radius of a spherical conductor whose capacity is 1 farad। 1 farad। 9 into 10 is to power 9. राइट कृष्णा, ठीक है तुषार, सही बोल रहे हो। राइट क्रिश। तो भाई आपको एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड हो, और स्फेरिकल कंडक्टर की क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, which should be 1। So r should be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, which is 9 into 10 power 9 meter। सभी लिख सकते हैं। We want capacity to be 1 farad, so 4 pi epsilon naught r for a conductor becomes 1, r becomes 1 upon 4 pi epsilon naught, which is 9 into 10 power 9। अब सोचना है, कंपेयर करना है अर्थ से। अर्थ की रेडियस कितनी है 6.4 10 power 6 मीटर। यहाँ से 1000 का फैक्टर आ गया है ना, और यहाँ से रेशो कंसीडर करूंगा तो कितना, अप्रॉक्स 1.5 ले लेते हैं। तो चलो इसको छोड़ भी देता हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया 1000 गुना। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से 1000 गुना से भी ज्यादा है। रेडियस 1000 गुना से ज्यादा, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम में क्यूब आता है, तो 10 पावर 3 का क्यूब कितना होगा 10 पावर 9। वॉल्यूम वाइज चेक करूंगा तो अर्थ से 10 पावर 9 टाइम्स से भी ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। समझ सकते हैं आप ये बात? तो इतनी बड़ी वैल्यू है 1 फैरड। तो हम ये शो कर रहे थे कि 1 फैरड इज अ लार्ज कैपेसिटी। लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। This would be a conductor of radius, this would be a conductor of radius more than 1000 times to that of Earth,
more than 1000 times to that of Earth. To that of Earth. Hope it's clear. So लिख दें. Hence, 1 farad is a very large unit of capacitance. Hence, 1 farad is a very large unit of capacitance. Very large unit of capacitance. ठीक है, hope it's clear. तो आपने सीख लिया कि कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, Q by V करके. सिंगल कंडक्टर सॉल्व कर लिया, उसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 4 pi epsilon naught R आ गई. एक काम करते हैं यहीं पे कि अगर मैं एक कंडक्टर के ऊपर दूसरा कंडक्टर साथ में अटैच कर दूं तो कितनी कैपेसिटी आएगी. लेट्स ट्राई इट सॉल्व. ये जो टॉपिक अब करवाने जा रहा हूं, अभी तक के सारे टॉपिक्स आपके सीबीएसई में भी थे. अब जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो कंपटीशन का है, प्योरली कंपटीशन. लिखें स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर, तो ये आउटर प्लेट है और ये इनर प्लेट है. इनर प्लेट की रेडियस को a मान लेते हैं, आउटर प्लेट की रेडियस को b मान लेते हैं. तो नॉर्मली हम आउटर प्लेट को अर्थ शो करते हैं. ये है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर. इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. ऑब्वियसली कैपेसिटी किसकी फॉर्म में आएगी, ए और बी की फॉर्म में आएगी, क्योंकि अभी मैंने इन दोनों, ध्यान से देखना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैं एयर कंसीडर कर, इसीलिए एप्सिलॉन आर नहीं आएगा. जब वो मीडियम से फिल कर दूंगा तो एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा. तो अभी हम एयर के लिए कंसीडर करते हैं. आप सोचो आपको करना क्या है, आपको इसे चार्ज प्रोवाइड करना है और उसके बेसिस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. दिमाग में भरो इस बात को, क्या करना होता है, क्या प्रोवाइड करेंगे, चार्ज, उसके बेस पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. तो अंदर वाले, बाहर वाले को तो चार्ज देने का फायदा ही नहीं है, अर्थ का रखा है, सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा. तो अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दे देता हूँ. तो कुछ सोच के बताओ, अगर अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू. कौन सी प्रोसेस से, इंडक्शन से. ऑब्वियसली अर्थ से आएगा वो चार्ज, ये ध्यान रखना, ये चार्ज आया अर्थ से है लेकिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन है. लिखे consider a spherical capacitor of inner radii A and outer radii B. Inner radii A and outer radii B. हमेशा ध्यान रखना, ये जो A और B के बीच का स्पेस है ये इंसुलेटर से भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, एटलीस्ट एयर प्रेजेंट है, यानी ये कंडक्टिंग नहीं है. तो ये अलग से कंडक्टर है स्फेरिकल और ये अलग से शेल है. इनर रेडियाई ए, आउटर रेडियाई बी. अब लिखिए let charge q be given, let charge q be given to the smaller conductor. q be given to the smaller conductor. तो अब नेक्स्ट लाइन लिख दीजिए, चार्ज माइनस q appears on, charge minus q appears on inner surface. Charge minus q appears on inner surface of outer conductor. ठीक है, charge minus q appears on the inner surface of outer conductor. तो मैंने इनर कंडक्टर को चार्ज दिया प्लस क्यू, आउटर कंडक्टर के इनर सरफेस पे कितना आ गया, माइनस क्यू. प्रोसेस आपको समझा दी है, कौन सी प्रोसेस होगी, इंडक्शन. बाहर वाले को आपने अर्थ कर रखा तो वहां कोई चार्ज नहीं. अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. अच्छा ये बताओ, जिस सरफेस को अर्थ कर दिया जाता है उसका पोटेंशियल कितना माना जाता है, जीरो. अर्थिंग का एक ही मतलब है, पोटेंशियल जीरो. लिखिए जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, electrostatic potential on the surface of smaller conductor. Electrostatic potential on the surface of smaller conductor. तो देखो बच्चों, यहाँ पोटेंशियल निकालने में ये प्लस क्यू भी रोल प्ले करेगा और माइनस क्यू भी प्ले करेगा. तो प्लस क्यू तो है इसके सरफेस पे, तो के क्यू बाय आर
याद करो, जो आउटर शेल होता है उस शेल के अंदर हर जगह उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। बाहर तो अलग होगा। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए क्यों इतनी जल्दी भूल गए बेटा? आप लोग आपस में डिस्कस करना, प्लीज टेक केयर। क्या है, आई विल टेक केयर। अगर ये रेडियस r है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना kq/r, ना सिर्फ यहाँ बल्कि अंदर हर जगह kq/r। जैसे आप आउटर पॉइंट पे जाओगे तो kq/r हो जाएगा। इसका मतलब क्या कहीं पे पोटेंशियल चेंज ही नहीं करेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो एवरीबॉडी शुड बी क्लियर विद दिस। सो जिन्हें आप भी देखना ध्यान से, हम अगर इसे कंसीडर करते हैं तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना kq/a, आई होप आप पोटेंशियल कर चुके होंगे। और ये जो शेल है, शेल की खास बात होती है उसके अंदर हर जगह उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो इसके सरफेस पे इसकी वजह से पोटेंशियल कितना -kq/v, -kq/v। तो लिखिए जरा, v इज इक्वल टू q/4πε0a। ध्यान से देखते जाए, मैं इसके सरफेस से पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, प्लस q ऐसे q/4πε0a और माइनस q ऐसे -q/4πε0b। तो ये पॉइंट मैंने बार बार बता दिया, फिर एक बार बोल रहा हूँ, शेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है अंदर हर जगह उतना ही होता है, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से नहीं है। तो देखिए ये आगे इसमें क्या चीज कॉमन जा रही है, q कॉमन है, 4πε0 कॉमन है, 1/a माइनस 1/b। तो ये क्या बन जाएगा, q/4πε0 आप लिखते जाए, b - a/ab। दिस इज b। यहां तक कंप्लीट करें प्लीज। So the potential on in a conductor comes out to be this। किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे तो हैंड रेज कर सकता है, q/4πε0 b - a/ab। और अभी जाना मत, मुझे आपकी अटेंडेंस करनी है। तो ये भाग गया, चलिए b बन गया। अब देखो आउटर सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, 0। लिखिए जरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स b - 0। आउटर का 0 था ना, दैट्स इक्वल टू ये एज इट इज q/4πε0 b - a/ab। फिर लिख दीजिए q/v becomes equal to, देखो ध्यान से, q/v करोगे तो v इधर आ जाएगा, ये सब पलट के इधर आ जाएगा। 4πε0 goes to numerator, ab goes to numerator upon b minus a। तो आंसर आ गया 4πε0 ab upon b minus a। अगर आप r1 r2 करो तो 4πε0 r1 r2 upon r2 minus r1, बड़ी वाली रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस। तो लिख दीजिए c is equal to q/v is equal to 4πε0 ab upon b minus a। बस ये ध्यान रखना है, बड़े वाली रेडियस माइनस छोटे वाली रेडियस। दैट क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया ठीक से। तो आप लोग फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए, कल फिर इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी एक बार मैं अटेंडेंस कर लूं, आप लोग सकते हैं।